लोहाघाट से खबर है, जहां लोहाघाट में आयोजित द मेडिसिटी रुद्रपुर के निःशुल्क चिकित्सा शिविर में रविवार को भारी भीड़ उमड़ी, जहां सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य जांच और उपचार का लाभ उठाया। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की पहल पर आयोजित शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों का परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया। शिविर में बाल रोग, स्त्री एवं प्रसूति, न्यूरो सर्जरी, हड्डी, मूत्र रोग और ईएनटी समेत कई विभागों की सेवाएं उपलब्ध रही और साथ ही ईसीजी, बीपी जैसे जरूरी जांचें मौके पर ही की गई और दवाइयां भी यहां पर निःशुल्क वितरित की गई है। बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे शिविर लगाने की मांग की है। तो लोहाघाट से खबर है, जहां निःशुल्क मेडिकल शिविर लगाया गया है। सैकड़ों मरीजों ने यहां पर जांच करवाई है और चिकित्सा सुविधाओं का मुफ्त लाभ उठाया है। उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग लड़की के विवाह को समय रहते रुकवा दिया है। सूचना मिलने पर एसडीएम ऋचा सिंह पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन और बाल विकास विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई। इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए विवाह रुकवा दिया गया और नाबालिग को रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन के यहां पर सुपुर्द कर दिया गया। बाद में बच्ची को रुद्रपुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां उसकी काउंसलिंग की गई है और मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया। फिलहाल बच्ची को सुरक्षित देखभाल के लिए वन स्टॉप सेंटर यहां पर भेज दिया गया है। एसडीएम ऋचा सिंह ने परिजनों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और भविष्य में ऐसी कोशिश पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से भी ऐसी किसी भी सूचना को तुरंत संबंधित विभाग तक पहुंचाने की अपील की है। तो गदरपुर से खबर है, जहां प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बाल विवाह को यहां पर रुकवाया है। तो समय रहते एसडीएम ऋचा सिंह मौके पर पहुंची और उन्होंने इस बाल विवाह को रुकवाया है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि किसी नाबालिग बच्ची का विवाह जो हो रहा है, जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश प्राप्त हुए और उसके क्रम में जो हमारी टीम है और उस टीम के साथ वहाँ पर जो बच्चों के लिए टीम बनाई गई है चाइल्ड लाइन की, सभी के साथ और बाल विकास की टीम के साथ जब मौके पर जाकर देखा गया तो वहाँ शादी की तैयारी, निकाह की तैयारी हो रही थी और थोड़ी देर में इनकी बारात आने वाली थी। बच्ची का आधार कार्ड देखा गया और जो बातचीत की गई उसमें उसकी एज जो है वो 15 साल होना पाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वहाँ से टीम के द्वारा बच्ची को अपनी सुपुर्दगी में लेते हुए जो बालिका संप्रेक्षण गृह है, यहाँ पर अध्यक्षा मैडम के सामने उसको पेश किया गया है और आगे की जो भी विधिक कार्रवाई है वो यहाँ पर उनके द्वारा की जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि जो इस तरीके से जब जो शादी की जो तिथि निर्धारित की गई है या जो आयु निर्धारित करी गई है उसके अकॉर्डिंग ही इसको। और अब खबर देहरादून से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने होटल, ढाबों और दुकानों के लिए एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत सभी दुकानों पर रेट लिस्ट और खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तय दर से अधिक कीमत वसूलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही विभाग की टीमें समय समय पर निरीक्षण और छापेमारी भी करेंगी। एडिशनल कमिश्नर ताजवर सिंह जग्गी ने बताया कि सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई भी असुविधा न हो। जो मंडल के अधिकारी हैं, डीसी, उनको आदेशित किया हुआ है, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की हुई है कि प्रत्येक जगह जाकर के, प्रत्येक जनपद में जाकर के जितने भी अपने फूड विक्रेता हैं उनके साथ पहले तो मीटिंग हमने शुरू कर रखी है और उनको सबको आदेशित किया हुआ है कि अपने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस वो प्रॉपर और प्रोमिनेंट जगह पर टाँकें, उसके रेट लिस्ट लगाएं और जितने भी लोग, जो भी यात्री हैं, उनको बिल्कुल उनके साथ जो उनको वो चाहते हैं कि जैसी सेवा वो कर दी जाए, क्योंकि यात्रा एक हमारे स्टेट के अंदर बाहर से लोग आते हैं और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार रहे, उनके साथ अच्छा उनको भोजन उपलब्ध हो,
इसके लिए हमने अपनी टीम को आदेशित किया हुआ है कि किसी भी प्रकार और अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी जनसैलाब देखने को मिला, जहां सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। तो क्रिंकेर कार पार्किंग में हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने सभा को संबोधित किया। नेताओं ने बढ़ती भीड़ को बदलाव का संकेत बताते हुए 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। इस दौरान प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और जॉर्ज एवरेस्ट भूमि प्रकरण को लेकर सरकार को घेरा गया। साथ ही अंकिता भंडारी मामले में न्याय नहीं मिलने को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर यहां सवाल उठाए गए। और अब खबर रुड़की से है, जहां विनय विशाल अस्पताल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग अस्पताल के फिजियोथेरेपी सेंटर में लगी, जिसके बाद पूरे परिसर में धुआं फैल गया और मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। इस दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित होने से कई मशीनें अस्थायी रूप से ठप पड़ गई, जिससे आईसीयू में भर्ती मरीजों के परिजन अधिक चिंतित हो गए। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अस्पताल संचालक डॉक्टर विशाल घई ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और आईसीयू सहित सभी उपकरण फिर से सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। सारे मरीज कंफर्टेबल हैं। ऑक्सीजन लाइन जो है वो बिल्कुल हमने वापस सुचारू रूप से चालू कर दी है और वेंटिलेटर्स भी हमारे चल रहे हैं। 3 मरीज वेंटिलेटर पे हैं। ऊपर आईसीयू की अलग इलेक्ट्रिक लाइन है, तो दैट इज कंफर्टेबल। ओनली थिंग इज जो जनरल वार्ड है वहाँ अभी आधे घंटे में लाइट रिस्टोर हो जाएगी, बाकी सब होगा। सर, तो सारा आईसीयू के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है? धुआं वगैरह चला गया? नहीं सर, आईसीयू में धुआं जाएगा ही नहीं। आईसीयू इधर है, नई बिल्डिंग में। जो आग लगी वो पिछली साइड में पुरानी बिल्डिंग में थी, जहाँ हमारा बिजली का है। तो दैट इज नॉट रिलेटेड टू कारण क्या है सर? कहीं पे शॉर्ट। और अब खबर विकासनगर से है, जहां शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आयोजित शिवा फेस्ट 2026 का 2 दिवसीय आयोजन उत्साह और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। दूसरे दिन छात्रों का जोश यहां पर चरम पर नजर आया, जहां गायन, नृत्य, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर मेकिंग जैसी प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आनंद वर्धन और पूर्व विधायक अमृता रावत मौजूद रही। तो वहीं बॉलीवुड गायक अमित मिश्रा के लाइव कॉन्सर्ट ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। उनके गीतों पर छात्र देर शाम तक झूमते नजर आए। कुल मिलाकर यह आयोजन छात्रों के लिए यादगार साबित हुआ। इस तरह के फेस्टिवल्स और इस तरह के इवेंट्स के माध्यम से लोग पार्टिसिपेशन, लीडरशिप डेवलपमेंट, कमराडरी, एक दूसरे को जानना, ये सब जो एक सोशल लाइफ के लिए जो स्किल सेट्स होते हैं उसको सीखते हैं और उससे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, जो उनको आगे जा करके उनके पर्सनल और प्रोफेशनल कैरियर में बहुत अहम रोल योगदान देता है और उनको एक समाज में अच्छे नागरिक बनने के लिए उसमें बहुत कंट्रीब्यूट। चंपावत से खबर है, जहां युवा नेता कमल रावत को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और वे गंभीर आरोपों से बरी हो गए हैं। फैसले के बाद कमल रावत ने मीडिया से बातचीत में पूरे घटनाक्रम को साजिश बताते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हारता नहीं है और यह उनके जीवन में सच साबित हुआ है। रावत ने न्यायपालिका का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा था। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वे फिर से जनता के बीच रहकर सेवा करेंगे और आगे की दिशा जनता के समर्थन के आधार पर तय करेंगे। आज सच्चाई की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। ये प्रकरण था 2023 का। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने, जो मेरे राजनीति में आगे बढ़ने से चिढ़ते थे, उन लोगों ने एक गांव की सीधी सादी लड़की को बहला फुसलाकर कोतवाली भेजा। वहां जबरदस्ती मुझसे मेरे ऊपर पॉक्सो केस और बलात्कार केस में एक एफआईआर लिखवाई गई। आप लोग देख सकते हैं कि जैसा मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था, 28 दिसंबर को एफआईआर करी गई और कहा गया कि 25 दिसंबर को
कमल रावत लड़की को अपनी गाड़ी में ले जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये मेरी गाड़ी के कागज हैं। 13 दिसंबर को मेरी गाड़ी हल्द्वानी महिंद्रा बजरंग मोटर्स है, वहां पर सर्विस के लिए गई थी, गाड़ी का काम होना था, और ये देखिए आप 26 दिसंबर को वापस आई है। तो पहले तो ये केस यहीं पर खत्म हो जाना था कि 25 दिसंबर को मेरी गाड़ी यहाँ नहीं थी। और अब मैं अपना दिखाऊंगा कि 25 दिसंबर 2023 को मैं मंच में था, मैं मंच में था और मैं मंडल अध्यक्ष था, ताकि वहां उस समय तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मना रहे थे। 50 लोगों का कार्यक्रम मैंने करा। रुद्रप्रयाग में आगामी केदारनाथ यात्रा 2026 को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और 20 अप्रैल तक सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सड़क, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, संचार और आपदा प्रबंधन सहित सभी व्यवस्थाओं के विस्तार से समीक्षा की गई। गौरी कुंड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग पर सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं घोड़ा खच्चर संचालन, पार्किंग और होटल दरों को नियंत्रित रखने पर भी जोर दिया गया। प्रशासन के अनुसार इस वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने फीडबैक लिया है कि लगातार दिन रात हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। हालांकि एक हफ्ते बारिश होने से थोड़ा सा काम की गति धीमी हुई है, लेकिन मुझे यहाँ के डीएम ने आश्वस्त किया है कि 20 तारीख तक हमारी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाएंगी और परसों हमारे डीएम और एसएसपी खुद मौके पर जाकर उसका विजिट करेंगे। और यहीं हमारे स्थानीय विधायक, हमारे स्थानीय लोग भी लगातार उसकी चिंता कर रहे हैं। अभी हमारे माननीय विधायक जी ने भी इसकी बैठक ली थी और मैंने कहा कि हमारी जो संस्कृति है अतिथि देवो भव, मैंने कहा हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, हमारी पुलिस का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, जो टूरिस्ट यहाँ पर आए और लौट कर जाए तो कहे कि मैं बाबा केदार के दर्शन करने गया था। वहाँ के स्थानीय लोगों ने, वहाँ के व्यापारियों ने, वहाँ के होटेलियर्स ने, वहाँ की पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा था। और आप खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के टांडा रेंज के संजय वन में इन दिनों एक नन्हा हाथी का बच्चा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसकी चंचल और मासूम हरकतें हर किसी का दिल जीत रही है। टांडा रेंज के रेंजर रूप नारायण गौतम के अनुसार वन विभाग को 2 हाथी के बच्चे मिले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। हालांकि दूसरा हाथी का बच्चा अब पूरी तरह से सुरक्षित है और वन विभाग की कड़ी निगरानी में रखा गया है। उसे समय समय पर दूध पिलाया जा रहा है और जरूरी उपचार भी दिया जा रहा है। फिलहाल वन विभाग की टीम इस नन्हे हाथी की हर संभव देखभाल में जुटी हुई है। देहरादून से खबर है, जहां ऑपरेशन प्रहार के तहत उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के झाझरा से विक्रांत कश्यप नामक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जिसके तार पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आरोपी के पास से 32 बोर के पिस्टल, जिंदा कारतूस, स्प्रे पेंट और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। जांच में सामने आया कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था और उत्तराखंड की संवेदनशील जगहों की जानकारी साझा कर रहा था। एसटीएफ को आशंका है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था, जिसे समय रहते विफल कर दिया गया है। फिलहाल एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है। जो विक्रांत है झाझरा का रहने वाला, ये एक रेडलाइज जो है यहाँ देहरादून का, तो इस पे हमारी कई दिन से नजर थी। आज हमने इसको गिरफ्तार किया है। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और अन्य जो है धाराओं में जो है इसकी आर्म्स एक्ट इसमें गिरफ्तारी की गई है। तो ये कई समय से जो है, पिछले कई समय से जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व था। ये जो गैंगस्टर है, जो लॉरेंस बिश्नोई या शहजाद भाटी से ये टच में आया। उससे एनक्रिप्टेड कॉल्स से ये कॉल पे टच पे था। उसके अलावा उसका जो हैंडलर है राना, जो कराची बेस्ड, पाकिस्तान बेस्ड है, उससे लगातार जो है इसकी रिकॉर्डिंग से इसके जो सीजर्स हुए हैं, सीजर्स में जो है इससे जो एविडेंसेस मिले हैं, उसके आधार पे जो है काफी जो है सेंसिटिव जानकारी आई है, आपत्तिजनक, जिसमें कई इसमें फोटो वीडियोस जो है यहाँ के जो
वाइटल इंस्टॉलेशन से उसको जो है वो एनिमी जो है टेरिटरीज को जो है वो प्रोवाइड कराए हैं। तो इसमें एक गंभीर मामला है। इसमें जो टीटीएच ऑर्गेनाइजेशन है, तहरीक तालिबान, कुछ लोग रेडिकलाइज कब होते हैं, जब किसी को फॉलो करते हैं, धीरे धीरे उसी माइंडसेट में चले जाते हैं। तो ये लड़का जो है उस माइंडसेट में गया, क्योंकि जो मूसेवाला की जो हत्या हुई थी ये उसका फॉलोअर था, और उसकी हत्या होने के बाद ये उसके वीडियो देखता था। उसने जब देखा कि एक शहजाद करके जो है ये जो है इसने जो चैलेंज किया कि मैं इसकी हत्या का बदला लूंगा, शहजाद भट्टी ने। और जो शहजाद भट्टी है वो लॉरेंस बिश्नोई के आगे पहले साथी में लोग काम करते थे। इसके बाद ये गैंग से अलग हो गए, और ये शहजाद भुट्टो जो अपने एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में बैठकर वहां से यहाँ के यूथ को जो है कहीं ना कहीं। उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर राज्य महिला आयोग लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि आयोग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील और गंभीर है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें सांसदों की संख्या बढ़ाने के साथ 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही गई। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार का आभार भी जताया। कंडवाल ने कहा कि महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण मिलने से वे अपने मुद्दों को मजबूती से रख सकेंगी, जिससे उनके सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो दृढ़ संकल्प है महिलाओं को लेकर एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया देश भर की महिलाओं को, क्योंकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व अपने आप में एक मजबूत प्रतिनिधित्व होता है। और उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में कहूंगी कि क्योंकि उत्तराखंड की नारी अपने आप में बहुत सशक्त और मजबूत है, जब उन्हें कहीं नेतृत्व करने। देहरादून में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर ठगी का मामला सामने आया, जहां कुछ लोग किसानों के नाम जोड़ने के लिए पैसे वसूल रहे हैं, जबकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। प्रशासन ने किसानों को सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की ठगी होने पर तुरंत शिकायत करने की अपील की है। तो वहीं हरिद्वार और भगवानपुर क्षेत्र में किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। अवैध वसूली, नदी कटाव से जमीन को नुकसान, टूटी सिंचाई नालियां और बिजली विभाग की मनमानी जैसे कई मुद्दों से किसान परेशान हैं। इसके अलावा कुछ इलाकों में नशे का कारोबार और गंदगी की समस्या भी सामने आई। किसानों ने कर्ज माफी, मुफ्त बिजली सब्सिडी और फसल नुकसान के मुआवजे की मांग करते हुए प्रशासन से जल्द कार्रवाई और राहत देने की अपील की है। हमारी कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कई फिर ज्ञापन दे दिया 2021 से 22, 23, 24, 25, अभी 2025 में भी दिसंबर में हमने ज्ञापन दिया। किसानों की कुछ समस्याएं थी, वो अब तक भी हल नहीं हो पाई, और जब मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा तो हम